सकते सीपीआर में हम लोग करते हैं। आप ग्लव्स पहन सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं। अगर वो रिएक्ट करता है तो ठीक है, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है उस व्यक्ति की बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो सकती है, तो उसको आपने ज़्यादा हिलाना डुलाना भी नहीं। दूसरी है, इसको मैंने चेक करना हो सकता है इसके मुंह नाक में कुछ फंसा हुआ हो, मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ हो, साथ में पल्स भी चेक करते हैं। तो मैंने बताया था हम लोग तो ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं 3 मिनट के बाद काम करना। करिए सर, हमारी कंप्रेशन। तो सीपीआर जब भी आप किसी को देंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग जो सीपीआर के बारे में बात करते थे तो हम लोग कहते थे उसकी पल्स और ब्रीथिंग नहीं चलनी चाहिए। आप लोग सारे पल्स चेक कर लेते हैं। किसी के साथ कोई दिक्कत है मेरे पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पल्स हम लोग यहाँ से चेक करते हैं और क्रिटिकल में हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, दोनों जगह से कर लेते हैं। जिसको कोई इशू है मेरे पास आए ना, मैं बता दूंगा। ऐसे अगर हम ब्रीथिंग की बात करेंगे, नॉर्मल में हम लोग ब्रीथिंग ऐसे चेक करते हैं, क्रिटिकल में हम लोग चेक करते हैं LLF लुक लिसन एंड फील से। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये व्यक्ति है, आप लोगों ने देखा हो इसका पेट या छाती का ऐसे अप एंड डाउन करता है, सांस चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा तरीका है कि ये इतना स्लो कर रही है जो मेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं, तो मैं इस पर हाथ रख के देखूंगा, शायद कुछ फीलिंग आ जाए अप एंड डाउन की। इसके बाद मैं इसके कान को पास इसकी नाक के पास अपने कान को लगाऊंगा, लिसन सुन के मैं महसूस कर सकूंगा इसकी श्वास क्रिया चल रही है नहीं चल रही है। हो सकता है कान में कुछ दिक्कत हो, बाहर शोर हो, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी नाक के पास अपने गाल को लगाएंगे, तो वहाँ पे एक फीलिंग आएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये श्वास क्रिया चल रही है या नहीं चल रही है। ये इसको चेक करने का तरीका है जिसे हम LLF कहते हैं, लुक लिसन एंड फील। अब श्वास क्रिया 1 मिनट में कितनी होती है जानकारी है किसी को? बहुत अच्छा जवाब है, शायद मेरा सवाल गलत था, कोई बात नहीं। अच्छा, हार्ट बीट कितनी होती है? 72। और इससे पहले मैंने अभी श्वास क्रिया पूछी थी तो वो भी 72 ही बताया था। है डिफरेंट है वो, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक ही हैं, नहीं है। यही चीज़ समझनी होती है कि आपने 72 जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब था। ये हार्ट बीट का जवाब है, मैं आपको क्लियर बोलूँ, जिसकी नॉर्मल रेशो है 60 to 100 पर मिनट। ऐसे अगर ब्रीथिंग की बात करेंगे तो ब्रीथिंग की जो रेशो है 10 to 20 पर मिनट है, ऑन एवरेज 16 to 18। 20 से 25 का वो रेशो है जो मेरी वर्किंग है। तो अगर 10 से 25 के बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से अगर कम जाती है और 25 से ऊपर जाती है, समझ लीजिए बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है। ऐसे पल्स 100 से अब हो जाती है और 60 से कम जाती है तो समझ लीजिए बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ तीसरी चीज़ आती है बॉडी का टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कहने को बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 97 to 99, लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट एड के हिसाब से, जब हम लोग फील्ड में होते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर नापने का कोई साधन नहीं होता है। बेसिकली हम अपने बॉडी टेम्परेचर से उसको कंपेयर कर सकते हैं। हमारा ठीक है ना, मेरे से कम होगा तो कम है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है। लेकिन क्या है, एक जो जानकारी है हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया, ब्रीथिंग और पल्स दोनों अलग अलग हैं। कभी किसी ने ब्रीथिंग गिनी नहीं होगी, गिनी है किसी ने? कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? ऊपर वाले ने दिया, हमने इस्तेमाल किया, वापस कर दिया। जो होते ना बड़े लोग, दादाजी छोड़ गए इतना गिनने के लिए, अकाउंटेंट लगे, जितना चाहिए निकाला, अपना खर्च किया, गिनने पे कौन टाइम खराब करे? खत्म तो होना ही नहीं है। कभी ब्रीथिंग खत्म होगी? नहीं होगी। तो वो चीज़ है, लेकिन कभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 25 से 30 साल मेरा ट्रेनिंग पीरियड रहा है। फर्स्ट क्लास में आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जो यस करे। अभी लास्ट टाइम मिला था मेरे को, एक सज्जन थे, तकरीबन 65 एज थी, बोली थी मैंने काउंट करी है। मतलब इतने पीरियड के बाद एक व्यक्ति मिला था मेरे को। आप खुद सोचिए, क्या अवेयरनेस नहीं है थोड़ी सी, तो इसमें हम लोग, आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। अब हम लोग बात करते हैं सीपीआर में हम लोग करते क्या है। सीपीआर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसकी छाती के ऊपर दबाव डालते हैं, जिसे हम चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं। इसका पूरा एक सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आप कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए, आपको हमेशा ध्यान रहेंगे।
ये आप वर्ड आप यूज कर लेंगे ना, ये आपको पूरी फर्स्ट एड में भी काम आएंगे और सीपीआर में भी काम आएंगे। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, कोई भी क्रिटिकल कंडीशंस होती है हम लोग किसको याद करते हैं? डॉक्टर को। ठीक है, क्या डॉक्टर वहां पे होता है? नहीं होता है। वहां पे कौन होते हैं? हमारे आपके जैसे लोग, जिन्हें हम एबीसी कह सकते हैं या XYZ कह सकते हैं। तो XYZ आखिरी के शब्द हैं, हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग के शब्द ले लेते हैं ABC। तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आपको बहुत कुछ याद रह जाएगा जिंदगी में। D से डेंजरस। डेंजरस का मतलब खतरा है, वो खतरा जो मेरे पेशेंट को है और मेरे को है। जैसे रोड साइड में तो एक्सीडेंट का खतरा होता है, किसी बिल्डिंग में बिल्डिंग गिरने का खतरा होता है, कहीं करंट का हो सकता है, कहीं पानी का हो सकता है। बाहरी कोई भी खतरा, आग लगने का भी हो सकता है, पानी में डूबने का भी हो सकता है। तो इस तरीके का अगर कोई भी खतरा है तो आपने उसको दूर करने की कोशिश करनी है। दूसरे, अगर आप वो खतरा दूर नहीं कर सकते तो रोगी को उस खतरे से दूर कर लो। क्लियर है? इसका एक पार्ट क्लियर हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं सीन सेफ्टी। हमारा सीन सेफ है। सेकंड आता है पर्सनल प्रोटेक्शन। अब क्या है, उस रोगी से भी तो मुझे कुछ बीमारियां लग सकती हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है। कितनी, जितनी हम मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि हर समय हम पूरे साधन लेके नहीं चलते हैं। आप ग्लव्स पहन सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, पीपीई किट है वो पहन लीजिए, उसके चश्मा आता है वो पहन लीजिए। जितने साधन आपको मैक्सिमम मिले अपने प्रोटेक्शन के, आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया डी? इसमें हो गया सीन सेफ्टी एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। इसके बाद आता है आर। आर से बनता है रिस्पॉन्स। हम उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स चेक करने के छोटे छोटे तरीके मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा। व्यक्ति दूर है, आप उसका नाम जानते हैं, आवाज़ लगा दीजिए, रिएक्ट करेगा, अच्छी बात है। रिएक्ट नहीं कर रहा, दूसरा, आप उसके पास जाइए, एक बार और देख लीजिए आसपास भी कोई खतरा हो सकता है, तार पड़ी हो सकती है, मोबाइल पड़ा हो सकता है, कांच पड़ा था, आप उन खतरों को हटा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप? एक बार और आवाज़ लगाइए, शायद क्लियर कर दे। अगर नहीं है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके कंधों को इस तरीके से थपथपाएंगे, जिसे बोलते हैं टैप द शोल्डर। तो रिएक्ट करेगा वो। अगर वो रिएक्ट करता है तो ठीक है, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इस चीज़ का ध्यान ये रखिए। इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पेन देते हैं। इस तरीके से उसको चुटकी काट सकते हैं। रिएक्ट करेगा। ये कान के नीचे का हिस्सा नाजुक होता है, इसके नीचे मारिए जोर से, शायद वो रिएक्ट करे। या आप उससे उसका नाम पूछ सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं भाई आपको कुछ सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उसका हाथ भी दबाते हैं तो उसका वो रिएक्शन देगा कि हाथ दबा के भी रिएक्शन। ये सारी चीज़ें हम उसको चेक करेंगे, उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर पेशेंट रिएक्ट कर रहा है तो वो ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहा है देन पेशेंट इज द अनकॉन्शियस। वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस पेशेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा आप उसकी हेल्प ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। यहाँ से हमारा एक्शन प्लान शुरू हो जाता है। इसमें क्या आता है, इसमें एक वर्ड और आ जाता है एस। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। एस का मतलब होता है शाउट। आप आवाज़ लगा के आसपास के लोगों को बुला सकते हैं। पहले क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो कॉल करने के लिए 1 रुपए का सिक्का दे के किसी व्यक्ति को भेजते, जा भाई फ़ोन कर दे कॉल करने के लिए, तो वहाँ पे जाके वो कॉल करना। तो दूसरा हो गया सेंड कॉल फॉर हेल्प। अब आज के टाइम में मोबाइल से है तो आप मोबाइल से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, आप उसकी हेल्प ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, तो आपने हेल्प के लिए तुरंत कॉल करना है। सेकेंडरी इंसिडेंट आपके सामने नहीं हुआ है तो एक चीज़ को आप ये भी मान लीजिए कि उस व्यक्ति की बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो सकती है, तो उसको आपने ज़्यादा हिलाना डुलाना भी नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साइड में वैसे नेक इमोबिलाइजर होता है लेकिन ऑफिशियली ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, तो इसके साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई टॉवल रोल करके रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं, इसके जूते उतार के रख सकते हैं, अपने उतार के रख सकते हैं, जिससे इसकी गर्दन हिले डुले ना। क्लियर है? यहाँ तक हमने कॉल किया। अब कॉल करने में हमने क्या करना होता है, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं हेल्प के लिए तो उसमें थोड़ी चीज़ों की जानकारी देनी होती है। पहली चीज़ कि वो पेशेंट मेल है या फीमेल है, क्या एज है, आपने उसको क्या ट्रीट किया है।
तो ठीक है, कई बार पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि पेशेंट्स ज़्यादा हैं, इनकी ये भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जैसे एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एम्बू बैग होता है, बहुत सारी चीज़ें सारी एम्बुलेंस में होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कहीं कॉल से आ रही है तो वो शायद सामान भूल जाए, तो आप एक बार उनको बता दीजिए मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो एक बार चलने से पहले चेक कर लेगा। क्लियर है। इसके बाद आता है कि आपकी लोकेशन, आपने लोकेशन क्लियर करनी है। कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग बिल्कुल सामने होती है लेकिन रास्ता नहीं होता है वहाँ जाने का, काफ़ी घूम के आना होता है। तो ऐसी कोई स्थिति है, आप वो बताइए। कई बार क्या होता है, बहुत सी बिल्डिंग में 10 गेट होते हैं, 2 ही खुले होते हैं। ये भी आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ इस गेट से नहीं, इस गेट से आइए, लोकेशन क्लियर रखिए। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप बातचीत कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहा है, और वो जो कह रहा है आप उसकी बात सुन रहे हैं। नहीं तो आपने कुछ कहा उसने सुना नहीं, उसने कुछ कहा आपने सुना नहीं। ये सारी चीज़ें एक आ जाती है कॉल मैनेजमेंट में। आपने कॉल कर दी, उसके बाद कंफर्म कर लीजिए वो कितनी देर में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो आ रहा है तो टाइम तो लगता ही है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट कुछ तो बताएगा। इस बीच में आपका टाइम लगता है, आप उसको एक बार दोबारा फॉलोअप कर लें। क्लियर है। यहाँ तक हमने डेंजरस चेक कर लिया, सीन सेफ्टी हो गई, अपनी प्रोटेक्शन ले ली, रिस्पॉन्स चेक कर लिया और कॉल कर दी हेल्प करने के लिए। इसके बाद आता है ए से आता है एयरवे। एयरवे वो रास्ता है जिससे सांस हमारी बॉडी में आती और जाती है, यानी मुंह का और नाक का रास्ता। इसमें 3 चीज़ें होती हैं काम करने के लिए। पहली चीज़ होती है एयरवे को सीधा करना, एयरवे को चेक करना और एयरवे को क्लीन करना। एयरवे को सीधा करना, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सर नीचे कर देते हैं और थोड़ी ऊपर कर देते हैं, इस तरीके से। हेड टेल चिन लिफ्ट टेक्निकली वर्ड्स में इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। इससे क्या एयरवे सीधा हो गया हमारा। दूसरी जब इसको मैंने चेक करना, हो सकता है इसके मुंह नाक में कुछ फंसा हुआ हो, मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ हो, तो इसमें हमने क्या करना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ग्लव्स ले लें, पॉलीथीन ले लें, रुमाल ले लें, जो भी है, इसके मुंह के हिस्से को अंदर से हम साफ कर दें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, गुटखा, खैनी, तंबाकू, च्युइंगम, नकली दांत, कई बार जीभ पलट जाती है, कई बार इसको उल्टी भी आ सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने इसका एयरवे क्लीन करना है, एयरवे सीधा करना है और एयरवे चेक करने कि हमारा एयरवे साफ है। क्लियर है। इसके बाद आता है बी से आती ब्रीथिंग, जो मैंने बताई थी अभी आपको चेक करने का तरीका है, वो हम LLF से चेक करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, इस तरीके से इसके पेट पे हाथ रखेंगे, यहाँ कान लगाएंगे और गाल लगाएंगे और हम लोग चेक कर लेंगे कि उसकी ब्रीथिंग चल रही है या नहीं चल रही है। इसके बाद हम साथ में पल्स भी चेक करते हैं, जो मैंने बताया था हम लोग यहाँ से करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा टाइम और भी बचा सकते हैं। जैसे मैंने ये सारा चेक करना है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉल रख दी, मैं इससे बात कर रहा हूँ एम्बुलेंस के लिए, और साथ में ये यहाँ पे पल्स रख के ऐसे चेक भी कर रहा हूँ, ब्रीथिंग भी। ये सारा काम एक साथ भी हो सकता है। ये हमारा टाइम बचाने के लिए होता है। अब प्रश्न ये आता है कि हम लोग टाइम क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं जो आप लोग जानते हैं इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। हर एक हिस्से में इनका अलग अलग टाइम है, लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन के जो टिश्यूज हैं 3 मिनट के बाद काम करना बंद कर देते हैं। तो जो सिस्टम करना है हमने 3 मिनट के अंदर अंदर ही करना है। ऐसा नहीं है अगर 3 मिनट के बाद हम करेंगे तो उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन क्या है, उसके रिकवरी के चांस पर मिनट 10% कम होते चले जाएंगे। दूसरी चीज़, हमें ये पता भी नहीं इंसिडेंट कितनी पहले हो, तो आप उसको ये हैंडल नहीं करें कि इसका टाइम हो गया तो हम इसे छोड़ दें। हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है। क्लियर है। सी से बनता है चेस्ट कंप्रेशन, जो हम छाती पे दबाव डालते हैं। छाती में हम लोग कहाँ डालते हैं, हार्ट के ऊपर दबाव डालते हैं। हार्ट की स्थिति कोई लेफ्ट कहता है, कोई राइट कहता है, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन हार्ट की जो स्थिति होती है सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जितनी बड़ी जिसकी मुट्ठी उतना बड़ा हाथ, ऐसे पकड़िए, बीच में रख दीजिए, वो आपका हार्ट हो गया। टेक्निकल वर्ड्स में अगर हम लोग आएंगे तो ये हमारी स्टर्नम है, ये हमारी निप्पल लाइन है, इसकी क्रॉसिंग पे क्या है, हमारा हार्ट है। अब कई बार क्या होता है, आदमी टेढ़ा है, मेढ़ा है, कहीं कैसा पड़ा है, हर एक बार सीधा तो नहीं होता ना। तो हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे सीधे नहीं होते, कई बार होते, सर हमें तो पता नहीं थी कैसे।
तो हम लोग उनको दूसरा रास्ता बता देते हैं कि ये आपके समझने के लिए। राइट आंसर क्या है? निप्पल लाइन और स्टर्नम की क्रॉसिंग पे। फिर हम कहते हैं यहाँ पे एक गड्ढा होता है वो कहते हैं हाँ जी होता है। मैंने कहा उससे 2 उंगली सर की तरफ, तो वो कहते हैं कई बार हम पैर भी ऊपर कर लेते हैं, ऊपर की तरफ नहीं सर की तरफ। तो 2 फिंगर आप आएंगे तो वो ही स्थिति आएगी जहाँ पे मैंने आपको हार्ट बताया। क्लियर है? ये यहाँ से 2 फिंगर ऊपर लेंगे तो भी वही आएगी। तो हार्ट की स्थिति क्लियर हो गई। सीपीआर देने के लिए हमने करना क्या होता है? सबसे पहले हमने उसको चेक करना है, जेंडर्स रिमूव करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है, कॉल कर देनी है, एयरवे चेक करना है, ब्रीथिंग चेक करना है। आप पल्स भी चेक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग बात करते थे दोनों चीज़ों की। अब टेक्निकली के 2020 के बाद जब इंटरनेशनल गाइडलाइंस चेंज हुई हैं तो उन्होंने कहा है, डॉक्टर्स ने, मैंने नहीं कहा है, कि आपको नेट पे भी जानकारी मिल जाएगी। उसमें यह है कि पल्स तो कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं मिलती है, तो एक साधारण व्यक्ति को कहाँ से मिलेगी? आपको मिल सकती है, चेक कर लीजिए। नहीं तो हम बात करते हैं सिर्फ ब्रीथिंग पे कि कोई सांस तो मिल ही जाएगी। सांस चेक कर लीजिए। आप पूरी काउंटिंग नहीं चेक कर सकते, कम से कम आप इतना तो चेक कर सकते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही है। इतना कर लेंगे। इसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए सांस चेक करने के लिए? ठीक? कितने अंदाजा हो जाएगा? अच्छी बात है। 10-15 सेकेंड। इसका जो इंटरनेशनल टाइमिंग है वो 5 to 10 सेकेंड है कि 5 सेकेंड में आप श्योर हो जाइए और 5 सेकेंड में बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पे छाती पे दबाव डालना है। कितना डालना है? लगभग 2 से 2.5 इंच। ये आएगा 5 to 6 सेंटीमीटर। ये वो दबाव है जब आप लोग फिजिकल कराते हैं, छाती हवा भर के और बगैर हवा के, वही गैप है। तो इतना ही आपने दबाव डालना है। ठीक है? इसकी जो स्पीड रहेगी 100 से 120 पर मिनट। लेकिन हमारे साथी क्या है, जिनका कोई काम नहीं पड़ता, वो 100 तक गिनती भी नहीं गिनते हैं। मैं भी उनमें से, मेरा कोई काम नहीं पड़ता काउंटिंग का, तो मैंने भी नहीं गिनी है। भाई जिसका रोज का काम है गिन के निकालना है वो तो गिनेगा, नॉर्मल बात भी नहीं गिनता है। तो कहते हैं यार 100 तक गिनती नहीं, कौन गिनेगा? समस्या एक नई खड़ी हो जाती है। तो इसका भी हमने इलाज निकाला है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लगभग सभी जानते हैं। हम स्पीड मांग रहे हैं कितनी? 120 की। 1 सेकंड में 2 बार, इतना तो काउंट कर लेंगे। वो हमने स्पीड बनानी है और इसके हमने कितने देने हैं? 30 कंप्रेशन देने हैं। ठीक है? ये इस तरीके से हम लोग लेंगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा होता है प्लेसमेंट ऑफ हेड, कि हम हाथ कहाँ पे रखें। आपका राइट हैंड वर्किंग है, राइट रखिए। लेफ्ट है, कहाँ रखना है? हार्ट के ऊपर, जहाँ पे आपका दिल है। मेरा राइट है तो मैंने इसके ऊपर राइट रखा। कौन सा हिस्सा रखा? हथेली का निचला हिस्सा, एंड ऑफ द पाम। ये क्या वर्क करेगा इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हिस्सा रखा, दूसरे से मैंने इसको इंटरलॉक कर दिया और इस तरीके से मैंने दबाव डाला और इस पे मैंने 30 कंप्रेशन देने 2 से 2.5 इंच दबाव के साथ। स्पीड 100 से 120 इस तरीके से। तीस कंप्रेशन दिए। साथ में हम क्या करते हैं, 2 बार माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं, जिससे हम बोलते हैं मुंह से मुंह के द्वारा या मुंह से नाक के द्वारा सांस देना। लेकिन इंटरनेशनल गाइडलाइंस कोरोना के बाद हम लोगों ने माउथ टू नोज ब्रीथिंग देनी बंद कर दी है। तो उसके लिए एम्बू बैग एक यंत्र होता है, देखा होगा आपने। हम एम्बू बैग से ब्रीथ दे सकते हैं, लेकिन दोनों ब्रीथ के बीच में लगभग 5 सेकंड का गैप होना चाहिए। क्लियर है? एम्बू बैग नहीं है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा सकते हैं। ये हमारी हो गई 2 ब्रीथ। ये हमारा है बेसिक सीपीआर का एक साइकिल हो जाता है। क्लियर है? हाँ, मैं बात कर रहा था कि हम हथेली के
एंड ऑफ द पाम से ही क्यों? बाकी काम तो हम लोग सारा फिंगर से करते हैं। आता है ना प्रश्न? तो एक बार अपना हाथ इस तरीके से आप सीधा करिए, देखिए जोर कहाँ पे आ रहा है, वहीं पे आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर एक और रख दूंगा तो प्रेशर अच्छा आएगा ना, इसीलिए प्रयोग में लाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग CPR करते हैं। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ। इसके कितने लेने हमने? 5 साइकिल मिनिमम 5 साइकिल लेंगे। अगर व्यक्ति रिकवर कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम इसको कनेक्टिविटी में बनाए रखेंगे। इसमें आप दूसरे व्यक्ति की भी हेल्प लग सकते हैं, तीसरे की भी ले सकते हैं, क्योंकि आप 1 या 2 साइकिल के बाद थक जाएंगे। क्लियर है? अब आप लोगों को कोई प्रैक्टिस करना चाहे जाए। और CPR देने के लिए सबसे जो बेहतरीन जगह है वो है जमीन, बशर्ते वहां पे कीचड़ ना हो, रोड़े ना पड़े हो या फिसलने वाली ना हो। क्लियर है? अब कोई आके प्रैक्टिस करना चाहेगा तो आ जाइए, जमीन पे करना चाहे यहाँ कर लो, यहाँ करना यहाँ करो, जैसे आपकी इच्छा। आएगा कोई? एनीवन? कोई भी आ जाओ, आ जाओ, इधर ही ले लो, आप अपने पास ही ले लो। क्या दिक्कत है? आराम से। देखिए बैठने का तरीका मैं आपको बता दूं, नीच पे बैठेंगे जब भी CPR देंगे, इस तरीके से। ठीक है? मिला लो दोनों, बस मिलाइए, नीच मिलाइए दोनों। हाँ ठीक है, बैठे, हाथ रखिए। कौन सा वर्किंग हैंड है आपका? थोड़ा सा ये ऊपर करिए, ये रखिए, दूसरे ग्रिप करिए। ठीक है? एल्बो सीधी, सर आगे की तरफ, हाथ से आगे सर जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल रहेगा, बिल्कुल सीधी करिए सर। मरी कंप्रेशन, चलिए चलिए चलिए, बढ़ाइए स्पीड। कितने हो गए सर? आपने गिने ही नहीं? चलिए कोई बात नहीं, कोशिश काफी अच्छी है। कोई नेक्स्ट कोई आना चाहेगा? नहीं, अच्छी बात है। ये भी हम बाद में बात करेंगे कि आप कर रहे हो, ये अलग चीज है, लेकिन अभी हम लोग पूरी बात करेंगे। बैठिए। ये इस वर्किंग हैंड कौन सा है? यहाँ रखिए। ठीक है? एल्बो सीधी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आगे, हाँ बिल्कुल। चलिए स्टार्ट। बात, एक मिनट, आपका हाथ हिल गया, एक मिनट, हाथ हिल गया, हाथ हटाओ। देखो ये निप्पल लाइन आई, ये स्टर्नम भाई इस जगह रखिए, ये ऐसे रखिए, बिल्कुल सीधा। दूसरे ग्रिप, एल्बो सीधी, बिल्कुल। ये 90 डिग्री एंगल आएगा इस तरीके से। थोड़ा आगे सर, आगे लो। अब चलो स्टार्ट करो, दबाव दो, प्रेशर थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कितना करा? चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने करी एक्सरसाइज, इन्होंने भी करी, और जो करना चाहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आदमी ये कनेक्टिविटी में ज़्यादा देर नहीं कर सकता है, तो उसी के लिए मैंने आपको हेल्प बुलाने के लिए बोला था। अब आपका यहाँ पे प्रैक्टिस करके सीखने का फ़ायदा है कि आप सीख जाएंगे। एक मिनट सर, एक सेकंड सर, नीज को मिला लीजिए दोनों घुटनों को। ठीक है ना? राइट वर्किंग हैंड कौन सा है आपका? इसको थोड़ा और पास ले लीजिए। ठीक है? यहाँ रखिए, हार्ट यहाँ पे आएगा ना, एक रखिए, एक बस। अभी आप पकड़ लीजिए दूसरे से, ये भागे ना हाथ, ये दोनों सीधे रखिए, बिल्कुल। अब स्टार्ट कर दो, बस भाई, ये मत ना मुड़े, बस ये ना मुड़े, बाकी ठीक है, कोई नहीं, टूट जाने दो, कोई बात नहीं। कितने हो गए? कोई नहीं मरेगा, नहीं हो, जिंदा ही होगा। ज़्यादा ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम फिजिकल लेते हैं तो कितना गैप आता है? यही आता है, 2 से 2.5 इंच ही आता है। तो जब आप, ये तो रबड़ की और प्लास्टिक की बनी हुई डमी है, इस पर तो शायद आपको लगे कि ज़्यादा हो जाए, लेकिन ह्यूमन बॉडी इससे ज़्यादा हार्ड होती है, ये समझ लीजिए। तो वहाँ पे तो आप जितना मैक्सिमम प्रेशर दे सकेंगे और जितना जल्दी दे सकेंगे, पुश हार्ड एंड फास्ट। क्लियर है? जितना मैक्सिमम दे सकते हैं और जितना जल्दी दे सकते हैं। काउंटिंग सिर्फ आपके समझने के लिए है, आप एक मेंटेन बनाए रखना है उसका गैप, कि वो टूटना नहीं है, वो टूटेगा नहीं, इसका हमने ध्यान रखना है।
क्योंकि वो टूट जाएगा तो उसका जो सिस्टम है पूरा ऊपर से नीचे तक बैकअप आ जाएगा, जो कभी रिवाइव नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न ये आता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको सारी बताई हैं, ये एक एडल्ट के बारे में। एडल्ट भारत सरकार का वोटर नहीं है जो वोटर कार्ड लेके जाता है। मेडिकली वो व्यक्ति एडल्ट है जब हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए, अप्रोक्सीमेट 10 to 12 ईयर के आसपास। उससे छोटा और 1 साल से ऊपर वो आता है बच्चा, जिसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं। उसमें क्या रहेगा, कंप्रेशन हम लोग सिंगल हैंड से देंगे और डेप्थ जो रहेगी 1.5 से 2 इंच। उससे छोटा 1 साल से छोटा न्यूबॉर्न बेबी इन्फेंट आप कुछ भी कह दीजिए, उसको हम लोग 2 फिंगर से कंप्रेशन देंगे और उसकी डेप्थ रहेगी आधे से 1 इंच। दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए, जितनी ये छाती की मोटाई है, ये इसका 1/3, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती है, तो हम अंदाजे से ही चलते हैं। क्लियर हो गया? सीपीआर में किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ ले, नहीं तो इससे मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा। लेकिन अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सडन का मतलब होता है कभी भी किसी को भी हो सकता है। शुद्ध हिंदी में आपको सीधा सा उदाहरण दे दिया। चलो भाई, कार नहीं समझ में आ रही, बाइक का समझ लो। आजकल तो इंडिकेशन उसमें भी आता है। इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं सीपीआर के बारे में, अब प्रश्न ये आता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, माउथ टू नोज कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग नहीं दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि कुछ लोग हमारे समझदार ज़्यादा होते हैं, अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, या कई बार स्थिति ऐसी होती है माउथ टू माउथ हम लोग देना ही नहीं चाहते। तो क्या उस कंडीशन में उस व्यक्ति की जान नहीं बचाई जाएगी? बचाएंगे ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको ये 30-30 के साइकिल बताए, तो इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है हैंड्स ऑन सीपीआर। इसमें क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको इतना सारा बताया ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट में क्या है, डीआरसी, डेंजरस रिमूव किया, रिस्पॉन्स चेक किया, नो रिस्पॉन्स, देन चेस्ट कंप्रेशन चालू। कितने? 100 पर मिनट। इसके भी 5 साइकिल देने, जिसमें हम माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाह रहे। इसके भी 5 साइकिल करेंगे। अभी आपने 30 के साइकिल किए हैं, इसमें आपको पता लगा होगा कि कितने एक्सरसाइज। तो 100 के जब करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट और बढ़िया मिलेगा, जिसमें आप दे नहीं चाहते या दे नहीं सकते। ये आपका पूरा जो सीपीआर का एक टॉपिक था, ये आपका क्लियर है। इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी रही कारण वाली बात, जैसे सर कह रहे हैं, कारण सडन कार्डिक अरेस्ट के कोई नहीं होते, कभी भी किसी को हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इनका देना मैंडेटरी हो ही जाता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। पहली चीज़, कई बार हम लोग दवाइयाँ ले लेते हैं जिसमें ओवरडोज हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग उसमें सीपीआर देते हैं। दूसरी चीज़ होती है, किसी को बिजली का झटका लग जाता है, कई बार करंट लग जाता है, तो उसमें भी सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर एक को पड़े। तीसरी चीज़, कोई पानी में डूब गया। बेसिकली ये सीपीआर का टॉपिक नहीं है, ट्रेनिंग का टॉपिक है, लेकिन इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसमें हम लोग ये मान लेते हैं नॉर्मल कि उसकी बॉडी में पानी गया होगा, मान लेते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या वो पानी निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई भी निकालना चाहिए। चलिए सर, पानी कहाँ गया होगा? लंग्स में और स्टमक। स्टमक में पानी जाता है, कोई नुकसान है? ज़्यादा से ज़्यादा गंदा पानी हुआ तो उल्टी आ जाएगी अपने आप। और लंग्स में अगर पानी गया, हम लोग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर, वही उसी बात पे आ रहा हूँ मैं
कि लंग्स में अगर पानी चला गया तो हम लोग उसको नहीं निकाल सकते। ये हिंदी फिल्म नहीं है, बहुत सी फिल्म में देखते हैं मुंह से पानी निकल रहा है। दैट इज रियल लाइफ, हम लोग जी रहे हैं रियल लाइफ। तो हमने उसमें ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है कि पानी निकालना है, उल्टा करना है, सीधा करना है। आपने सीधा ध्यान रखना है, DRABC का ध्यान रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप CPR दे सकते हैं। क्लियर है? अब CPR से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बाद के कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे तो मैं उनको भी क्लियर कर दूँ। उधर उसकी व्यवस्था हो गई, प्रोजेक्टर वगैरह? हाँ, टीवी दिखा दे, कोई नहीं दिखा दे, कहाँ कर लेंगे, उनको बिठाने की व्यवस्था करना, मैं दिखा दूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनका डाउट क्लियर होना चाहिए। नहीं बस सभी देख लेंगे तो मेरा क्या जा रहा है। अब कोई चीज़ बट रही है तो सबके हिस्से में आ जाए जो लेना चाहे। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्या अभी कहाँ मिला सर? अभी मैं आपको बिल का कंफर्म करूंगा। देखिए आप, मैंने क्या कहा, अभी मेरे पास बहुत कुछ बचा हुआ है बताने के लिए, लेकिन क्या है कि जब एक लेवल पूरा होगा तब मैं ऊपर चलूंगा। ठीक है? अब आपको मैंने एक चीज बताई, CPR के बारे में क्लियर हो गया सबको, क्यों देते हैं वो भी क्लियर हो गया, कितने टाइम में देते हैं वो भी देते हैं। ये सारे ना 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल हो जाने चाहिए मिनिमम, इसीलिए हम लोग टाइम पे जोर दे रहे थे। इस चीज का ध्यान रखिए, चाहे 100 के करिए चाहे 30 के करिए, आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप चेस्ट कंप्रेशन दें तो इफेक्टेड दें। एक ये भी चेस्ट कंप्रेशन है, बिल्कुल बेकार जाएगा। एक ये भी है, ये भी बेकार जाएगा। फुल रिकॉल के साथ आपको कंप्रेशन देना है, दैट इज इफेक्टेड चेस्ट कंप्रेशन। ऐसे ही जब माउथ टू माउथ ब्रीथ चालू हो जाएगी तो हम लोग जो इसको ब्रीथ देंगे तो इसकी चेस्ट रेज करेगी, उठेगी। अगर इसकी छाती नहीं उठ रही है तो आपकी ब्रीथ भी इफेक्टेड नहीं है। मतलब काम करना है, इफेक्टेड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आप अकेले हैं या सामने वाले से करा रहे हैं, दोनों लोग आमने सामने बैठ जाइए। एक इस साइड बैठेगा, एक इस साइड, एक छोड़ेगा और दूसरा पकड़ लेगा। इसमें भी गैप नहीं आना चाहिए, तो इसके बीच में वेरिएशन या गैप आ गया तो वो व्यक्ति जहाँ से शुरू हुआ था बिल्कुल उस लेवल से भी नीचे चला जाएगा। आप लोगों ने वो देखी होगी मर्करी पेपर ब्लिपी वाली मशीन, उसकी चाबी छोड़ दो तो एकदम नीचे आ जाता है। सेम सिस्टम हमारी बॉडी में भी होता है, वही हमारे फ्लोस के साथ भी होता है। मैं भी आप लोगों को वीडियोस में भी दिखा दूंगा। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कई बार प्रश्न आता है कि इसकी पसलियाँ टूट जाएंगी, रिब्स बोन फ्रैक्चर हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, रिब्स बोन अगर फ्रैक्चर हो रही है तो उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, रिब्स बोन रिपेयर हो जाएंगी। और हमारे यहाँ तो तोड़ते रहते शुक्रवार शनिवार एक आधेगी, तो उनको कोई दिक्कत हुई है आज तक? तो उसको भी नहीं होगी। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति की आप जान बचा रहे हैं उसकी ब्रीथिंग नहीं चल रही है, पल्स नहीं चल रही है, ये वो क्लिनिकल डेथ है। लेकिन एज ए फर्स्ट एडर हम उसकी डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हम कोई दवा भी नहीं देंगे। अब ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि सॉल्वेंट्रेट नाम के एक टैबलेट होती है, जवान के नीचे रख लो, हमने अपनी तरफ से नहीं देनी, क्योंकि आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, हो सकता है वो नुकसान कर जाए। जब भी लास्ट मंथ की बात है, हाँ 1 महीना हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन थे, उनको फाड़ गया। वीडियो आ गई होगी लगभग आप सभी के पास, देखी होगी आप लोगों ने, और कल की भी आ गई होगी। उसमें क्या हुआ, वो सज्जन गिर गए। अब हुआ क्या कि एक डॉक्टर थी, वो उसने तो डॉक्टर ही बताया था, और उन्होंने उसको CPR दे दी। कैसे दी, गलत सलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति रिकवर कर गया। और उसके साथ उसने उसको सॉल्वेंट्रेट दे दी। तो उस टाइम नहीं देनी थी, जब तक प्रॉपर उसकी चेकिंग नहीं होती। एक सिस्टम होता है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, जी हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक में CPR देते हैं। हार्ट अटैक में कभी भी CPR नहीं दी जाती है। हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
हार्ट अटैक में हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को दीवार के साथ बिठा देते हैं, लेग्स को छाती के साथ लगा देंगे और थाइस के और लेग्स के बीच में तकिया टॉवल कोई चीज़ रोल करके लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, हार्ट अटैक के पेशेंट को ना तो लिटा के ले जाएंगे ना चला के लेके जाएंगे। हार्ट अटैक में पेशेंट कॉन्शियस होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो उसको ना तो लिटा के लेके जाएंगे ना चला के लेके जाएंगे। क्लियर है? उसको उसी कंडीशन में, जैसे यू टाइप कंडीशन बोलते हैं, हाफ सिटिंग मोड बोलते हैं, कोई डब्ल्यू कंडीशन बोलता है, आप उसी में बिठा के लेके जाएंगे। क्लियर है? और किसी का कोई डाउट? हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, अस्थमा वाले का पंप होता है ना, कोई बात नहीं सर, उसको बराबर में कोई भी झोला छाप डॉक्टर हो, उसके बाद एनेस्थीलिन होगी, ले जाइए। तो वही तो चीज़ कह रहा हूँ कि बात तो मैं CPR की कर रहा हूँ, अस्थमा की कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये क्या देखिए, दिस इज डिफरेंट टॉपिक, मैं फिर भी आपने क्वेश्चन किया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एस्थमा जरूरी नहीं है जो एस्थमा का पेशेंट है उसको ही आएगा, तो आपको ये भी क्लियर कर दूँ, जरूरी नहीं है उसको आए, मेरे ऐसे को भी आ सकता है, आप लोगों को भी आ सकता है। जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, हमारे लंग्स प्रॉपर एयर नहीं ले पाते हैं। एयर तो ले रहे हैं, एयर क्या है, लंग्स से जाने के बाद हमारे ब्लड में मिक्स होती है। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ब्लड वेसल्स हमारी पतली होती है, वहाँ पे हमारे एयर पाइप्स भी काफ़ी पतले हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, उन एयर पाइप्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, और वो तभी रिमूव होगी जब वो पंप होगा। पंप 2 कलर के होते हैं, एक ऑरेंज होता है, ब्लू होता है, जो भी आपको मिल जाए आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग एस्थमिक है वो उनके पास होता है, लेकिन जो लोग एस्थमिक नहीं है उनको भी अगर गलती से अटैक आता है तो एनेस्थीलिन नाम की एक दवा होती है जो नॉर्मली नेबुलाइजर और ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू दे सकते हैं। वो लगभग छोटे मोटे सब डॉक्टर्स के पास होती है। तो ऐसा कोई पेशेंट है उसको वहाँ ले जाइए। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट अटैक का पेशेंट है, कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट है, इवन कई बार मेजर बर्न के भी पेशेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को, या स्ट्रोक एक प्रॉब्लम आती है, जैसे हार्ट में हार्ट अटैक आता है, ब्रेन में स्ट्रोक होता है, तो उसका भी एक फार्मूला होता है छोटा सा चेक करने के लिए, FAST फास्ट। आप उसका फेस देखेंगे तो एक साइड को झुक जाएगा, A से आर्म, आप उसके बाजू उठाने को कहेंगे वो बाजू नहीं उठा पाएगा, आप उसके बाजू उठाएंगे भी तो उसका बाजू गिर जाएगा। तीसरा आता है S से स्पीच, आप उससे बातचीत करेंगे वो आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है T से, इसका ट्रीटमेंट हमारे पास कुछ नहीं है, इसको रखने का भी हमारे पास कोई टाइम नहीं है, इसको तुरंत ट्रांसपोर्ट करके भेजना है हॉस्पिटल। कहाँ पे? जहाँ पे CT स्कैन और MRI हो, तो उसका इलाज तभी चालू होगा। नॉर्मल व्यक्ति के पास भेज देंगे, कोई इलाज नहीं है। माइनर बर्न है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेजर बर्न है तो कोई भी आसपास हॉस्पिटल्स को ट्रीट नहीं करेगा। अपने दिल्ली NCR के रेडियस में लगभग 3-4 हॉस्पिटल ही हैं जहाँ पे मेजर बर्न का ट्रीटमेंट है। पहला सफदरजंग, दूसरा एम्स का जो अभी ट्रॉमा सेंटर बना है, इसमें अभी पिछले साल से ही कर रहे हैं, इससे पहले नहीं थे। RML में कुछ बेड हैं, और एक LNH जिस पुराना हॉस्पिटल बोलते हैं, यहाँ पे बर्न के बेड हैं। यहाँ स्टार्टिंग से ही हैं, जब से वर्क कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई है, अब यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स में फोर्टिस हो गए, मैक्स हो गए, ये ऑन अराइवल व्यवस्था देते हैं। कॉल कर लीजिए, अगर व्यवस्था कर रहे हैं तो ले जाइए, नहीं तो सीधा रास्ता अपना है ही। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पेशेंट को सही तरीके से कैरी करना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरे, मैं दवा का बता दिया, हम अपनी तरफ से कोई दवा नहीं दे सकते। इसमें बहुत से पेशेंट आ जाते हैं, हाई BP के आ गए, जैसे डायबिटीज आ गई, जैसे भाई साहब ने अस्थमा वाले बता दिए। ये लोग अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखते हैं ना सारे, तो आपने उनकी दवा उनको खिला दी तो वो आपकी दवा नहीं है, वो दवा किसकी है? उनके डॉक्टर ने दी है। अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं कहना है, भाई जाके भाई एक PCM खा ले, ये भी नहीं कहना है, ना देनी है ना कुछ, क्योंकि बॉडी का सिस्टम हमें नहीं पता, इसको मेडिकेशन किस तरीके का है, इसने पहले क्या दवाइयाँ खाई हुई हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बहुत कई बार गलत हो जाते हैं। क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नहीं है, इसके बाद एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं डेफिब्रिलेटर। हिंदी फिल्मों में देखा होगा आपने, इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है? वो होता है डेफिब्रिलेटर, वो हार्ट को झटका देके रिवाइव करने के लिए होता है।
ठीक है। अब उसके लिए छोटी मशीन आ गई है AED, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिलेटर। तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, D, AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। इसमें क्या होता है, अलग अलग कंपनीज के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिक सबका सेम है कि हार्ट को झटका देना। जब हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीथ दिया करते थे तो इस तरीके का एक माउथ पीस आता है, हम इससे भी माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है इस तरीके का कोई जालीदार कपड़े का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने रुमाल का भी कर सकते हैं, या इस तरीके से फेस शील्ड्स आती हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जो माउथ पीस आता है इसको तुम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फेस शील्ड वगैरह है इसको हम लोग रीयूज़ नहीं करते, वन टाइम यूज़ होती है। ये दो तरीके की होती हैं, दोनों तरीके की मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पूरा चेहरा बना हुआ है, इसको रखिए और ब्रेथ दे दीजिए, एक व्यक्ति पे यूज़ करके इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। दूसरी इस तरीके की आती है, इसमें एनआरवीएम इस तरीके का लगा होता है। ये रेड साइड से यूज़ नहीं करेंगे, ब्लू साइड से यूज़ करेंगे। ये इंडियन, ये इम्पोर्टेड है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था AED की। AED एक मशीन होती है जो हार्ट की रिदम को एनालाइज करती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, AED के पैड्स लगाते हैं, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगाते हैं। AED का काम क्या है, जो हार्ट है उसकी जो रिदम को एनालाइज करके उसको झटका देना है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप AED लगा रहे हैं या किसी व्यक्ति पे AED का प्रयोग कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम उसको तो झटका दे रहे हैं, वो झटका हमें न लग जाए। लगाने के बाद, रिदम एनालाइज करने के बाद वो आपको ऑर्डर देगी कंटिन्यू CPR या शॉक एडवाइस। अगर शॉक एडवाइस है तो आप दूर हो जाइए, स्टे क्लियर करके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कंटिन्यू CPR है तो आप उसके पैड्स लगे रहने दीजिए। उसके कब तक नहीं हटाने, जब तक वो व्यक्ति रिवाइव ना करे। क्यों, अभी तो हो सकता है उसको झटके की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में हो सकती है। तो उसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है। इस तरीके के पैड्स होते हैं, ओरिजिनल पैड्स हैं, ये मशीन में लगे होते हैं। ये मशीन के बैक का हिस्सा, यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से, तो आप जो पैड देखेंगे ये इस तरीके से पैड्स निकलेंगे। इस पर निशान बना हो कहाँ लगना है, दिख रहा है सबको। दूसरा यहाँ लगना है, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, मशीन ऑन कर देंगे। या आपने मशीन पहले ऑन कर दी तो मशीन का ऑर्डर आएगा पैड कनेक्टेड। जब आपने पैड कनेक्ट कर दिए तो मशीन हार्ट की रिदम को एनालाइज करेगी और आपको ऑर्डर देगी कंटिन्यू CPR करना है। उसका एक बटन होता है रेड कलर का, आप उसको पुश करेंगे तो शॉक दे। जब आप इसको शेक दोगे तो इससे आप दूर हो जाएं, इससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसका तो हार्ट चालू करने के लिए शॉक दिया जाएगा, आपको शॉक लग सकता है। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आपका कोई भी प्रश्न है रिलेटेड टू CPR, सर ने व्यवस्था कर दी, वीडियोस तो मैं दिखाई दूंगा, कोई प्रश्न है आप वो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं। सर के पास मेरा नंबर है, आप दे दीजिएगा। इवन कहीं क्लास में नहीं होऊंगा तो मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, और कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। ये पैड भी वन टाइम यूज़ होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये एडल्ट के पैड हैं, जो बच्चे के आएंगे वो इससे छोटे आएंगे थोड़े से, और उसको हम एक छाती के सेंटर में और एक पीठ वाले हिस्से में लगाते हैं। जो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, चाइल्ड और एडल्ट। चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड में इसमें हम किसको मानते हैं, वो बच्चा जिसका वजन 25 किलो से कम है, 8 साल से कम है। AED के हिसाब से दो कैटेगरीज हैं, 8 साल का है या वेट 25 किलो से कम है। 25 से ज़्यादा है और 8 साल से ऊपर है तो हम एडल्ट यूज़ करते हैं।